Good morning, student. Welcome you. In previous part, we studied about decline of the Mughal Empire, major causes for the decline of Mughal Empire, life under the Mughals. Okay. In this life under the Mughals administration, okay, the emperor was the supreme leader and was the regarded as the god representative on the earth. Okay, under this Mughal Empire, we study about administration. It means emperor was the supreme leader and he was regarded as the god's representative on the earth. ऐसा माना जाता था कि गॉड, ठीक है, भगवान के द्वारा भेजा हुआ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है और वही सबसे बड़ा लीडर माना जाता था. वो जो कहता था वही तरकी लकीर हो सकता था, ठीक है, होता था. एंड ही हेडेड एंड सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज एब्सोल्यूट अथॉरिटी. और वो हेड हुआ करता था, हेडेड सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन, जो केंद्र प्रशासन होता था, वो सारी जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी था वही उसी के अंदर में काम किया करती थी. ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स एंड सुप्रीम जज. देखिए, वो चीफ कमांडर भी होता था आर्म फोर्स का एज वेल एज सुप्रीम जज. एंड ही वॉज असिस्टेड बाय वजीर. और वो उसके साथ में जो आज, ठीक है, असिस्टेड बाय वजीर, उसके साथ में और भी कुछ लोग अजिस्ट हेल्प करने के लिए हुआ करते थे, जैसे वजीर, आज हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, काजी, चीफ जज एंड मीर बख्शी हु वाज इन द चार्ज ऑफ मिलिट्री एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द मनसबदार, क्योंकि मिलिट्री और मनसबदार का रिकॉर्ड मेंटेन किया करता था. तो इस तरह के पीपल उसके साथ हुआ करते थे. द एम्पर रेगुलरली मेड द ऑफिसर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. एंड एम्पर, जो एम्पर शासक होता था, वो क्या एक्चुअली लगातार अपने जो ऑफिसर थे, अधिकारी, उन लोगों से मिलता रहता था और जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन लोगों की, उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश किया करते थे. द वास्ट एम्पायर. द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइड इंटू 15 प्रोविंसेस. जो पूरा विशाल जो एम्पायर था, प्रशासन पूरा 15 हिस्सों में बटा हुआ था. काल सुबह, और उनको क्या कहा जाता था, सुबह. ईच लुक आफ्टर बाय सूबेदार हु वाज अपॉइंटेड बाय द एम्परर. और हर एक जो सुबह एक व्यक्ति के द्वारा देखभाल की जाती थी, जिसको सूबेदार कहा जाता था. एंड हु वाज, जो से एम्परर, जो शासक होता था, वो उसे अपॉइंट किया करते थे. एंड जो नोबल हुआ करते थे वो काफ़ी लग्जरी लाइफ स्पेंड किया करते थे. अब देखिए मिलिट्री कैसा था, ठीक है, मिलिट्री किस तरह का था मुगल शासन के दौरान. सो अकबर पेड ग्रेट अटेंशन टू द ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन आर्म फोर्स. देखिए, अकबर ने सबसे ज़्यादा इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था, ठीक है, केंद्रित किया था, कह सकते हैं यहाँ पे. एंड ही इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम. और उसने एक मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, नया सिस्टम लागू किया था. अब देखिए सिस्टम होता क्या है. अब मनसब वाज अ रैंक और पोजीशन. मनसब एक्चुअली क्या होता था, रैंक या पोजीशन हुआ करती थी. एंड मनसबदार हेल्ड डुअल रैंक. और मनसबदार दो रैंक फॉलो करते थे, ठीक है, हेल्ड. जट एंड सावर. देखिए, जट एंड सावर, द फॉर्मर इंडिकेशन द स्टेटस ऑफ द ऑफिसर एंड ऑल्सो डिटरमाइन द पर्सनल पे. देखिए, द फॉर्मर इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द ऑफिसर एंड ऑल्सो डिटरमाइन द पर्सनल पे. वो अपना पर्सनल ध्यान भी डिटरमाइन किया करते थे, अपना पर्सनल पे किया करते थे. एंड द लेटर, बाद में देखिए, डिनोट द कंटिजेंट दे वर एक्सपेक्टेड इन मेंटेन्ड. नाउ द मनसबदार. ओके, द मनसबदार वर नोबल हु रिसीव सैलरी नॉट इन कैश. देखिए, मनसबदार वो हुआ करते थे जिनको सैलरी कैश में नहीं मिलती थी, नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ जागीर और मनसब. या तो फॉर्म जागीर में उनको ज़मीनें दी जाती थी, मनसब पूरा एरिया दे दिया जाता था. द मनसबदार कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द जागीर. और जागीर से मनसबदार रिवेन्यू, जो पैसा कलेक्ट किया करते थे एज ए टैक्स, विच वॉज हिज सैलरी. और वही उनकी सैलरी हुआ करती थी. ईच मनसबदार हैड टू डिलीवर सर्विस टू द स्टेट. और हर मनसबदार को अपने स्टेट के लिए सर्विस डिलीवर करना होती थी. ईच मनसबदार हैड टू मेंटेन कैवलरी अकॉर्डिंग टू हिज रैंक. और हर एक मनसबदार को कैवलरी मेंटेन करना होती थी उसकी रैंक के अकॉर्डिंग. दे हैड टू सप्लाई ट्रूप टू द एम्परर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार. और उनको जो वो ट्रूप होती थी, सैनिकों का एक टुकड़ा होता था, वो राजा को जब वार के दौरान या किसी से बैटल होता था, उस समय वो ट्रूप भेजना होती थी, ठीक है. एंड एम्परर मेंटेन द स्टैंडिंग आर्मी एंड द एम्परर हिमसेल्फ लुक इनटू द अपॉइंटमेंट. और एम्परर खुद इसमें
ध्यान रखता था और अपॉइंटमेंट करता था, प्रमोशन और डिसमिसल ऑफ द मनसबदार, और प्रमोशन जो मनसबदार होते थे उनका प्रमोशन भी होता था और डिसमिसल भी होता था। देखो अच्छा काम करेगा, सुबह एक सुबह हम भी जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये देखो अच्छा कर रहा था उसको प्रमोट किया जाता आगे, और जो नहीं कर रहा उसको डिसमिस भी कर दिया जाता है। द सिस्टम वर्क वेल बट इट वॉज नॉट विदाउट डिफेक्ट। देखिए सिस्टम काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, उसमें भी ठीक है। द सोल्जर वर लॉयल टू मनसबदार। देखिए सोल्जर क्या अक्सर ज़्यादातर लॉयल होते थे, वफादार होते थे वो मनसबदार के प्रति। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि सोल्जर जो इतने वफादार होते थे अपने मनसबदार के प्रति को राजा के अगेंस्ट बगावत कर दिया करते थे, ठीक है। रेदर द एम्परर के बजाय वो मनसबदार के, जो क्योंकि जो वही दे रहा वही उनको सैलरी दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है सोल्जर मनसबदार के ज़्यादा वफादार होते थे, ठीक है, यदि हम कंपैरिजन करें तो राजा से। ऑल्सो समटाइम द मनसबदार चीटेड ऑन द एम्परर एंड ट्राई टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। और कभी कभी देखिए अभी जैसा कि हमने बताया कि कभी कभी वो चीट भी कर लेते, धोखा भी कर लेते थे और राजा के अगेंस्ट बगावत कर देते और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे। अब आता है रेवेन्यू सिस्टम। लैंड एंड ट्रेड वर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखिए लैंड एंड ट्रेड उस समय मेन दो ही सोर्स हुआ करते थे, लैंड एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, वही मेन सोर्स से रेवेन्यू के, वहीं से पैसा आता था राजा के, ठीक है। जो रॉयल ट्रेजरी हुआ करते थे उसमें अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर वाज राजा टोडरमल एंड राजा टोडरमल वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट। इनिशियली ही इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट नॉन एज द टोडरमल्स बंदोबस्त। देखिए उसने जो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसको टोडरमल्स बंदोबस्त कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रेवेन्यू वाज फिक्स, और उसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू होता था वो फिक्स होता था कि आपको मंथली इतना या जो फसल होती है उस पर इतना देना ही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, और कभी कभी फर्टिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, काफ़ी अच्छी लैंड है काफ़ी फर्टाइल तो उस पर ज़्यादा टैक्स, और ठीक है बैरन है या तो थोड़ा कम फर्टाइल तो उस पर जो टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया जाता था। इन 1580 ही बॉट अ न्यू सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन वाज अ दोशाला सिस्टम, ठीक है। और 1850 में एक नया सिस्टम लेके आया था जिसको दोशाला सिस्टम कहा गया। देखिए इस सिस्टम में होता क्या, अंडर दिस सिस्टम में इट मीन्स दोशाला सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम ही टूक अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, और उसने इस सिस्टम के अनुसार क्रॉप यील्ड जो फसल लेते थे एंड प्राइस कल्टिवेट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, और जो पिछले 10 सालों से कल्टिवेशन कर रहा है उस पूरा का सर्वे किया जाता था। एंड द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप एज वेल एज द एवरेज प्राइस प्रेवलिंग ओवर द लास्ट 10 ईयर वाज कैलकुलेट, और जो 10 सालों में जो फसल प्रोड्यूस की जा रही है और उसके जो प्राइजेज है वो पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। एंड 1/3 शेयर ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वाज पेड टू द एज ए टैक्स, ठीक है। जो 1/3 था वो प्रोड्यूस वो टैक्स के तौर पे कलेक्ट कर लिया जाता, और 10 सालों का एवरेज देखा जाता था, ठीक है। फसल भी उसमें टैक्स, उसके प्राइजेस सारे। टैक्स वाज असेस्ड ऑन एवरी लैंड होल्डर। देखिए जो टैक्स है वो असेंड किया जाता है ऑन एवरी लैंड होल्डर एंड इंक्लूडिंग द नोबल्स, यहाँ तक कि नोबल्स से भी लिया जाता था। हाउएवर दिस सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस वेयर द लैंड, ठीक है, वेयर द लैंड कुड बी मेजर एंड अकाउंट के, जैसे जितनी भी लैंड थी सबका अकाउंट किया जाता था, मेजर किया जाता, उनका अकाउंट रखे जाते थे। एंड दिस सिस्टम वाज नॉट अप्लीकेबल इन गुजरात एंड बंगाल। ये जो सिस्टम गुजरात और बंगाल में अप्लीकेबल नहीं थे, क्यों नहीं थे देखिए हम आगे का देखेंगे। द मुगल ऑफिसर टू केयर ऑफ द फार्मर्स नीड, और अक्सर जो मुगल ऑफिसर हुआ करते थे वो फार्मर्स की नीड्स को भी ध्यान में रखा करते थे। इन टाइम ऑफ ड्रॉट लोन्स वर ग्रांटेड टू द फार्मर एंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस। देखिए इन टाइम ऑफ ड्रॉट यदि कोई अकाल है वो, ठीक है, लोन वर ग्रांटेड, लोगों को लोन दिए जाते थे फार्मर, एंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस, और रेवेन्यू भी रिड्यूस कर दिया जाता है। द प्राइस ऑफ ऑल सीरियल्स वर फिक्स अकॉर्डिंग टू द लोकल प्राइस, और सारे जितने भी सीरियल्स होते सबकी प्राइस क्या होती थी, फिक्स हुआ करती थी। अब आता है इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो थी ये बैकबोन कहलाती थी, एक तरह से रीढ़ की हड्डी, इसी पर सारे जो इकोनॉमी डिपेंड हुआ करते थे उस समय। दो ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट इट, हालांकि इंडस्ट्री और ट्रेड भी काफ़ी उसमें कंट्रीब्यूट किया करता था, बट एग्रीकल्चर को मेन बैकबोन माना गया, और आज भी हम देखते हैं अपना इंडिया की जो बैकबोन है एग्रीकल्चर ही है। न्यू एरियाज वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, नए नए एरिया को कल्टीवेशन में लाया गया है, ठीक है। जो फॉरेस्ट क्लियर किए गए, बैरन लैंड थी उनको खेत बनाए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, रेवेन्यू भी बढ़े और लोगों की इनकम भी बढ़े। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन वर सीरियल, ऑयल सीड, शुगर कैन, इंडिगो, बीटेल एंड कैश क्रॉप, ये प्रोमिनेंट
क्रॉप्स हुआ करती थी। इंडस्ट्री ऑल्सो फ्लोरिश, सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री वर डाई, शॉल एंड कारपेट वीविंग, सिल्क, कॉटन एंड शिप बिल्डिंग। ठीक है, ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी उस समय, काफ़ी फ्लोरिश हुआ करती थी, जिसमें हम देखें डाइंग, शॉल, कारपेट वीविंग, सिल्क, कॉटन एंड शिप बिल्डिंग, ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी। ट्रेड वाज इनकरेज एंड टू फैसिलिटेट स्टैंडर्ड करेंसी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ इसमें केस स्टडी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।